अवनी के दिमाग में अभी भी वो सब बातें किसी तेज़ाब की तरह लग रही होती है। इसी बीच वो सामने से आ रहे एक इंसान से अनजाने में टकरा जाती है और वो टकराने वाला इंसान और कोई नहीं, डॉक्टर सूरज बजाज ही होते हैं। अचानक टकराने की वजह से अवनी गिरने वाली होती है तो सूरज अवनी का हाथ पकड़ लेता है। अवनी एक नज़र सूरज की तरफ पलटकर अपनी नम आंखों से बोली सॉरी और थैंक्स बोलकर अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं जब सूरज अवनी का चेहरा देखता है तो उसके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ जाती है। वो अवनी के बोलने के बाद बोलने लगता है पर तब तक अवनी अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। सूरज अपने खाली हाथों को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मिस मासूमियत, तुम जब भी मिलती हो तो इतना जल्दी में क्यों रहती हो और हर बार बस अपने मन का बोलकर चली जाती हो, जिससे इतना बोलते हुए अपने उस हाथ को चूम लेता है। हाथ से उसने अवनी को बचाया होता है। सचिन सूरज के पास आकर बोला, क्या कर रहा है? कोई नशा किया है क्या इतनी देर में जो अपने हाथ को ही चूम रहा है? असल में सूरज और सचिन जब पार्टी में आए होते हैं तो बाहर मीडिया उनसे कई सवाल करती है, पर सूरज सचिन को वहाँ छोड़कर जल्दी से अंदर आ जाता है और सचिन उन सब सवालों को छोटा सा जवाब देकर जल्दी से वहाँ से बचकर अंदर आ जाता है। अंदर आते ही सचिन सूरज को अपने में ही मुस्कुराते हुए अपने हाथ को चूमते हुए देख लेता है। सूरज मुस्कुराते हुए बोला, तुझे तो पता है डॉक्टर होने के नाते ना मैं कभी नशा करता हूँ ना किसी को मेरे सामने करने देता हूँ। सचिन अजीब तरह से सूरज को देखते हुए बोला, मुझे पता है ये बात, पर तू मुझे बहका बहका सा लग रहा है, जैसे तूने कोई नशा कर लिया हो। सचिन की बात सुनकर सूरज अपने बालों में उंगली फेर कर बोला, यार ये नशा उस मिस मासूमियत लड़की को देखकर हुआ है। याद है ना, एक बार कहा था जब मैं नशा करूँगा तो वो कोई आम नशा नहीं होगा, दुनिया का सबसे खूबसूरत नशा होगा। तो देख हो गया मुझे वो भी नशा। इतना बोलकर मुस्कुराने लगता है। सचिन सूरज को पूरी तरह हिलाकर बोला, भाई कौन लड़की है और कौन सा नशा, क्या बोल रहा है तो अपने में? असल में सूरज ये बात है अपनी मिस मासूमियत में खोए हुए धीरे से बोल जाता है। वो मुझे सूरज होश में आकर बोला, यार वही जो हमें वहाँ मॉल में मिली थी, वही लड़की मैंने यहाँ भी देखी, अभी फिर से टकरा कर गई। सचिन सूरज को इतना खुश देखकर खुश होते हुए बोला, फिर ठीक है, हम उसे साथ मिलकर ढूंढेंगे। सचिन की बात सुनकर सूरज तपाक से बोला, मैं यहाँ जाता हूँ तो उस तरफ जा। इतना बोलकर उस तरफ जाने लगता है जहाँ थोड़ी देर पहले अभी अभी अवनी गई होती है। सचिन सूरज का हाथ पकड़कर बोला, भाई रुक, पहले जो काम के लिए आया है वो तो कर लेते हैं। सचिन की बात सुनकर सूरज मुस्कुराते हुए एक नज़र उस तरफ देखता है जहाँ से अभी अभी थोड़ी देर पहले उसकी मिस मासूमियत गई थी। फिर सचिन के साथ दादाजी और दादी माँ की तरफ बढ़ जाता है। वही संजय गुस्से से पार्टी हॉल से बाहर चला जाता है। तब भी सारे रिपोर्टर्स वहाँ खड़े होकर आए हुए मेहमानों के बारे में बता रहे होते हैं। जब रिपोर्टर्स की नज़र संजय को पार्टी से बाहर आते देखते हैं तो एक बार फिर सब रिपोर्टर्स कैमरा में संजय से सवाल करने लगते हैं। संजय गुस्से में अपने पास वाले रिपोर्टर्स को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से फिर एक बार नमक मिर्ची लगाकर न्यूज़ बनाने लगते हैं। जैसे कि कुछ रिपोर्टर्स संजय के बारे में बुरा बोलते हुए बोले, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कैसे मिस्टर संजय गुस्से से पार्टी में यहाँ से चले गए। लगता है एक बार फिर बिजनेस दुनिया के बादशाह मिस्टर आदित्य प्रताप सिंह ने इनको मात दे दी। और कोई कहता है, देख सकते हैं आप सब, बिजनेस दुनिया के राजा ने फिर एक बार मिस्टर राठौड़ को मुंह के बल गिरा दिया। ऐसे ही बहुत सारी न्यूज़ बन रही होती है। तभी वहाँ एक कार आकर रुकती है और उसमें से पार्थ, निशी, संभव और प्रियाजी आते हैं। सब रिपोर्टर्स उन सब की तरफ देखकर पहचानने की कोशिश करते हैं, पर वो सब चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर अंदर चले जाते हैं। तभी एक रिपोर्टर, ये तो मल्होत्रा ग्रुप से हैं, उसके ऐसा बोलते ही सब उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, पर तब तक वो सब अंदर चले जाते हैं। एक बार फिर रिपोर्टर्स अपने हिसाब से न्यूज़ बना रहे होते हैं। वहीं आदित्य
अवनी को ऐसे जाता देखता है तो एक नज़र सबकी तरफ देखकर वो भी वहाँ से चला जाता है। अवनी वहाँ से जाते हुए लगातार रो रही होती है। तभी कोई अवनी को रोते हुए उसे एक कोने में लेकर गले लगा लेता है। अवनी रोंदे हुए गले से बोलती है, एक्सीडेंट, मम्मा का एक्सीडेंट। आदित्य असल में अवनी को एक कोने में अपनी तरफ खींच लेता है। अवनी आदित्य को अपनी बाहों में कसकर चुप करवाने लगता है। वो उसको समझाते हुए बोला, बच्चा, जो तुम सोच रही हो वैसा ना हो, बस संजय हमें भटकाने की कोशिश कर रहा हो। आदित्य की बात सुनकर अवनी भी इस बारे में एक बार सोचकर आदित्य के गले लगकर अभी भी सुबक रही होती है तो आदित्य अवनी का चेहरा हाथ में लेकर अवनी के होठों पर अपने होठ रख देता है, जिससे अवनी एकदम चुप हो जाती है। आदित्य अवनी के आंसुओं से भरा चेहरा साफ करते हुए बोला, शांत हो जाओ। इतना बोलकर अवनी के माथे पर होठ रख देता है। सूरज और सचिन दादी माँ और दादाजी को विश करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। मिसेस बजाज सूरज से थोड़ा नाराज़गी से बोली, इतना लेट आने को कहा था। इतना बोलकर सूरज को घूरने लगती है। सूरज अपनी दादी माँ के गले लगकर बोला, दादी माँ, पता भी है मैं बाहर मीडिया वालों ने आने ही नहीं दिया था हमें, कैसे उन सब से बचकर आया हूँ। मिसेस बजाज सूरज को अपने से दूर करते हुए बोली, बस बहुत हुआ, अब तेरी बातों को गोल गोल घुमाना बंद कर, यही मेरे साथ रहेगा तू, अब तू कहीं नहीं जाएगा। मिसेस बजाज की बात सुनकर सूरज मायूस होकर सचिन को देखता है। सचिन सूरज को देखकर अपने कंधे उचका लेता है। सूरज अपने मन में बोला, मुझे मिस मासूमियत को ढूंढना है, अब मैं क्या बोलूं दादी माँ को। वो सोच ही रहा होता है, तभी कुछ याद आकर वो मिसेस बजाज से बोला, दादी माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, पक्का, मैं इस पार्टी में ही हूँ। इतना बोलकर जल्दी से सचिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। मिसेस बजाज सूरज को जाता देखकर अपने मन में बोली, ये कभी नहीं सुधरेगा, मुझे इस नालायक को अपनी बच्ची से मिलवाना था। कोई बात नहीं, एक बार अवनी आ जाए सुधर सकता है मेरे पास, फिर इसको बुला लूँगी। असल में मिसेस बजाज इस बार किसी मकसद से दादी माँ और दादाजी की पार्टी में आई होती है। वो इस बार अपनी पोती ऋषिका बजाज और आदित्य प्रताप की शादी की बात करने आई होती है, पर जब वो अवनी को प्रताप वेला में देखती है तो वो यहाँ आदित्य और ऋषिका की शादी की बात के साथ ही अवनी को सूरज के लिए पसंद कर लेती है। पर वो अवनी और सूरज की बात आगे बढ़ाने से पहले एक बार सूरज और अवनी को एक दूसरे से मिलवाना चाहती है, जिससे वो शादी की बात छेड़ सके और दोनों शादी के लिए तैयार भी हो जाए। असल में मिसेस बजाज को दादी माँ की बातों से ही पता चल जाता है कि उनकी पार्टी में अवनी के परिवार वाले भी आने वाले हैं, इसीलिए वो पार्टी के बाद ही दादी माँ से आदित्य और अवनी के परिवार से अवनी के लिए बात करेंगे, जिससे उनके दोनों बच्चे अपनी लाइफ में एक साथ आगे का सफ़र अपने हमसफ़र के साथ मिलकर चलें। वहीं पार्थ, प्रिया जी, निशी और संभव पार्टी में होते हैं। प्रिया जी गहरी सांस खींचकर अपने मन में कसमकस लेकर दादी माँ और दादाजी की तरफ बढ़ जाती है, जहाँ दादी माँ और दादाजी के साथ महेंद्र जी, रेखा जी और मिस्टर और मिसेस बजाज पहले से खड़े होते हैं। वहीं पार्थ, निशी और संभव अवनी को पार्टी में चारों तरफ देखकर ढूंढ रहे होते हैं। पार्थ एक नज़र निशी और संभव की तरफ देखता है तो दोनों उसे अपनी तरफ देखता पाकर अपना चेहरा फेर लेते हैं। असल में जब पार्थ प्रिया जी के साथ संभव और निशी को लेने जाता है तब संभव और निशी को पार्थ को बिजनेसमैन वाले लुक में देखकर हैरान हो जाते हैं और तरह तरह के सवाल करने लगते हैं। तब पार्थ निशी और संभव को सब सच बता देता है कि वो कोई और नहीं, पार्थ मल्होत्रा है। पार्थ का सच सुनकर निशी और संभव पार्थ से गुस्सा हो जाते हैं। पार्थ का सच सुनकर निशी संभव से बोली, संभव, हमारे घर बड़े बड़े लोग आए हैं, इनके लिए कुछ अच्छा खाने के लिए लेकर आती हूँ। निशी की बात सुनकर पार्थ बोला, क्या बकवास कर रही हो, मैं अभी भी तुम लोगों का पहले वाला दोस्त पार्थ ही हूँ। संभव नाराज़गी से बोला, दोस्त होते तो हमें इतना बड़ा सच नहीं छुपाते। पार्थ उन दोनों को समझाते हुए बोला, ये सब मैंने अपनी के लिए किया है। पार्थ की बात सुनकर निशी ताना मारते हुए बोली,
अवनी के लिए ज़रूर तुमने उसे भी नहीं बताया होगा। पार्थ गहरी सांस लेकर अवनी के बारे में भी सब कुछ बता देता है कि वो उसकी बहन है, अवनी मल्होत्रा। मल्होत्रा कंपनी की ऑनर। निशी और संभव पार्थ की बात सुनकर और भी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। संभव पार्थ से बोला, मुझे नहीं पता तू कैसे अवनी को ये सब सच बताने वाला है, पर एक बात याद रखना, जो फैसला वो करेगी हम दोनों उसका ही साथ देंगे। पार्थ उनकी बात मानकर उन्हें अपने साथ पार्टी में ले आता है, पर वो दोनों अभी भी पार्थ से नाराज़ होते हैं। वहीं सूरज और सचिन सूरज की मिस मासूमियत को हर तरफ ढूंढ रहे होते हैं। सूरज अपनी मिस मासूमियत को ढूंढते हुए अनजाने में एक ड्रिंक उठाकर बेख्याली में पीते हुए अपने आप से बोला, कहाँ हो मिस मासूमियत, बस एक बार सामने आ जाओ। इतना बोलकर वो अवनी में खोए हुए ड्रिंक कर लेता है। पहली बार पीने की वजह से उसे तुरंत नशा भी चढ़ जाता है। सचिन पार्टी में चारों तरफ उस लड़की को ढूंढते ढूंढते सूरज की तरफ आते हुए अपने आप से बोला, पता नहीं कौन है वो लड़की। मैं भी इस सूरज की बातों में आकर पागलों की तरह इधर उधर ढूंढने चला गया, जबकि मैंने तो अब तक उस लड़की को देखा भी नहीं। इतना बोलते हुए सचिन सूरज के पास आ जाता है। सूरज धीरे धीरे नशे में होने लगता है। तभी सचिन उसके कंधे पर हाथ रखकर झल्लाकर बोलने ही वाला होता है, पर तभी सूरज सचिन के दोनों गालों पर हाथ रखकर बोला, मिस मासूमियत तुम आ गई मेरे पास। सूरज को नशे में चूर देकर सचिन अपने सर पर हाथ मारकर सूरज को जोर से हिलाकर बोला, साले मैं कोई मिस मासूमियत नहीं, मैं तेरा दोस्त सचिन हूँ। सूरज वैसे ही नशे में, सॉरी यार, मुझे लगा मेरी मासूमियत है, चल कोई बात नहीं, अब मैं चिल्लाकर बुलाऊंगा ना तो देखना वो अपने आप मेरे पास आ जाएगी। इतना बोलकर वो चिल्लाने ही वाला होता है कि सचिन उसके मुंह पर हाथ रख देता है। सूरज सचिन की इस हरकत पर घूरकर सचिन को देखता है। सचिन चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर सब मेहमानों की तरफ देखकर उसे एक कोने में ले जाते हुए बोला, यार तेरी मिस मासूमियत तो गई इस पार्टी से, चल बाहर चलकर देखते हैं। सचिन की बात सुनकर सूरज, क्या वो चली गई, बिना मिले चली गई? अब देखना मैं मिस मासूमियत से बात नहीं करूँगा, वो मुझसे मिलेगी ना तो सूरज को समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोल रहा है। ये सब नशे का असर होता है। इतना बोलकर एक बार पूरी पार्टी में अपनी नज़रें दौड़ाकर मासूम सा चेहरा बनाकर सचिन से बोला, यार मुझे बस एक बार देखना है उसे और अपने दिल की बात बतानी है, तो मुझे ले चलेगा ना उसके पास? सूरज को इस तरह एक लड़की के लिए तड़पता देखकर सचिन अपना चेहरा फेर कर अपनी आंखों की नमी पहुंचकर सूरज को बॉडीगार्ड्स की हेल्प से मीडिया से बचाकर पार्टी से बाहर लाकर गाड़ी में बैठा देता है। सूरज नशे की वजह से बेहोशी में बड़बड़ाते हुए बोला, मिस मासूमियत मैं आ रहा हूँ तुम्हें अपना बनाने के लिए, मेरी मिस मासूमियत। इतना बड़बड़ाते हुए सूरज के चेहरे पर एक मुस्कान होती है। सचिन सूरज को ऐसी हालत में देखकर अपने आप से बोला, प्लीज़ तुम जो कोई भी हो, मैंने तुम्हें अब तक देखा तो नहीं है, पर मैं अपने दोस्त के लिए विश करता हूँ कि तुम बस मेरे दोस्त के लिए ही बनी हो, क्योंकि मुझे पता है अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और हुआ ना तो मेरा दोस्त कभी तुम्हारे करीब क्या सामने आने का भी नहीं सोचेगा, पर मैं चाहता हूँ तुम मेरे दोस्त की लाइफ में उसकी बनकर रहो, क्योंकि पहली बार उसने किसी को अपना बनाना चाहा है। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में नमी आ जाती है, पर फिर भी वो अपने दोस्त सूरज को देखकर आसमान में देखते हुए भगवान से बोला, आपने हर बार उससे उसकी कीमती चीज़ें और उसके सपनों को छीना है, पर उसने कभी आपसे कोई शिकायत नहीं की, पर प्लीज़ मेरे बदले की हर खुशी आप इसे दे दो और प्लीज़ उस लड़की को इसके जीवन में हमेशा के लिए ले आओ। इतना बोलकर वो सूरज को वहाँ से अपने फार्म हाउस पर ले जाता है। असल में सचिन नहीं चाहता था कि सूरज पार्टी में ऐसी कोई हरकत करे जो उसे कल होश आने पर पछतावा करने पर मजबूर कर दे, इसीलिए वो उसे झूठ बोलकर पार्टी से ले जाता है। आदित्य अवनी को शांत करवाकर वापस अपने साथ पार्टी में ले आता है, पर अब अवनी के चेहरे पर पहले जैसी खुशी नहीं होती, वो बस सबको देखकर मुस्कुरा रही होती है। तभी आदित्य का फ़ोन रिंग करता है तो आदित्य अवनी को वहीं रोककर फ़ोन पर बात करने के लिए एक कोने में चला जाता है।
अपनी वहीं खड़े रहकर अपनी ही सोच में डूबी होती है। आदित्य कोने में जाकर फ़ोन पिक करके कान पर लगाता है। तभी वहाँ से एक आदमी कुछ बताते हुए बोला, सर, किसी ने संजय राठौड़ की कंपनी में आग लगा दी है और कई कंपनी में चल रहे गैरकानूनी और 2 नंबर के धंधे पुलिस की नज़र में आ गए हैं। उस आदमी की बात सुनकर आदित्य समझ जाता है कि संजय इस पार्टी से इतनी जल्दी क्यों गया है। वो कुछ सोचकर उस आदमी से बोला, एक काम करो, जो सबूत हमारे पास है उसे भी तुम अभी आग की तरह फैला दो और याद रहे ये सबूत उस जलती आग में घी का काम करे। आदित्य की बात सुनकर वो आदमी बस जी सर बोलकर शांत हो जाता है। तभी आदित्य कुछ सोचकर बोला, मीरा मल्होत्रा के बारे में सब पता करो और हाँ, मल्होत्रा कंपनी के बारे में भी। इतना बोलकर वो फ़ोन काट देता है। असल में आदित्य संजय के खिलाफ इसीलिए सबूत फैलाने के लिए बोलता है क्योंकि जिससे संजय कुछ दिन उन सब में ही फंसा रहे और क्या पता आदित्य के सबूतों से उसे जेल भी हो जाए। आदित्य सब कुछ अच्छे से जान ले और अवनी को भी मजबूत बना सके। आदित्य अवनी के पास आने लगता है। अवनी मुस्कुराते हुए आदित्य के पास आते हुए एक लड़की के पैर पर अपना पैर रख देती है और जल्दी से सॉरी बोलकर आदित्य के करीब आकर आदित्य का हाथ अपनी कमर पर रखकर आदित्य के साथ सबकी तरफ जाने लगती है। आदित्य अवनी के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर समझने की कोशिश कर रहा होता है। वो अवनी को खुद से अपना हाथ उसकी कमर पर रखकर देखकर एक नज़र अवनी को देखता है, फिर सामने देखकर आगे बढ़ जाता है। वहीं अवनी चलते हुए एक नज़र पीछे पलटकर उस लड़की की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है, जैसे कह रही हो, आदित्य बस मेरा है। असल में आदित्य जब कोने में बात करने गया होता है तब अवनी के पास खड़ी लड़की आदित्य को देखकर, मिस्टर आदित्य प्रताप सिंह, देखने में कैसे आपको दीवाना बना दूंगी, फिर आप हमेशा के लिए मेरे होकर रहेंगे। आप जैसा हॉट आदमी मैंने अब तक नहीं देखा। मैं आपको महसूस करना चाहती हूँ, आपको पाना चाहती हूँ। वो लड़की ये सब एकटक आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोलती है और पास खड़ी अवनी उस लड़की की बात सुनकर अंदर तक गुस्से से जल उठती है। तभी आदित्य अवनी की तरफ आने लगता है और उस लड़की के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ जाती है तो अवनी जल्दी से आदित्य की तरफ आते हुए जान अपना पैर उसके पैर पर रख देती है और आदित्य को अपने करीब करके वहां से जाते हुए उस लड़की को पलटकर देखकर मुस्कुरा देती है। वहीं वो लड़की अवनी के पैर रखने पर दर्द से तिलमिला जाती है और जब अवनी आदित्य के साथ जाते हुए उसकी तरफ मुस्कुराकर देखती है तो वो लड़की गुस्से से भी तिलमिला जाती है और पीछे से ही अवनी को घूरकर देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे आदित्य के साथ चल लोगी तो वो तुम्हारा हो जाएगा? तुम नहीं जानती केटी का जादू जिस भी इंसान पर चलता है वो मुझे पाने की चाह रखता है और अब तुम देखना मैं कैसे आदित्य को अपना दीवाना बनाती हूँ। इतना बोलकर वो शैतानी मुस्कान लेकर आदित्य और अवनी के पीछे पीछे आने लगती है। वहीं आदित्य के दुश्मनों ने जो प्लान बनाया होता है वो संजय के अचानक जाने से वो सब उस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए मना कर देते हैं। तो वाल्या केटी के पास जाकर बोला, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम में से कोई भी कुछ नहीं करेगा, तुम पार्टी एंजॉय करके जा सकती हो। इतना बोलकर वाल्या भी पार्टी से निकल जाता है। वहीं केटी वाल्या की बात सुनकर बस मुस्कुराकर रह जाती है, पर जब वो आदित्य को देखती है तो उसे आदित्य को पाने और अपना बनाने की चाह बढ़ने लगती है। तो वो आदित्य पर अपना जादू चलाने का समय देख रही होती है। तभी उसे अवनी मिलती है। केटी आदित्य पर अपनी नज़रें गड़ाकर बोली, तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है? मुझे आदत बना लो, एक बुरी कहना ये तुमसे है। इतना बोलते हुए मुस्कुराने लगती है और आदित्य को घूरकर लगातार एकटक देख रही होती है। वहीं प्रिया जी दादी माँ और दादाजी के पास आ जाती है तो उनकी आंखों में नमी आ जाती है। दादी माँ प्रिया जी को अपने सामने देखकर मुस्कुराते हुए गले लगा लेती है। रेखा जी और महेंद्र जी के चेहरे पर भी नमी के साथ एक मुस्कान होती है। दादाजी प्रिया जी को देखकर बोले, इतनी बड़ी हो गई हो कि एक शहर में रहकर भी हमें बुलाना पड़ रहा है। दादाजी की बात सुनकर प्रिया जी
नम आंखों से बोली, ऐसा नहीं है दादाजी। रेखा जी प्रिया जी से बोली, प्रिया दी, मीरा कहाँ है, वो नहीं आई आपके साथ? रेखा जी के अचानक के ऐसे पूछने से प्रिया खुद को रोने से रोक नहीं पाती और उनकी आंखों से आंसू की एक धारा बह जाती है। महेंद्र जी प्रिया जी को ऐसे देखकर रेखा जी से बोले, रेखा जी आपकी दोस्त मीरा आती ही होगी। इतना बोलकर वो रेखा जी को शांत कराने का इशारा कर देते हैं। रेखा जी भी बात समझते हुए शांत हो जाती है। वहीं प्रिया जी पार्टी का माहौल देखकर अपनी छोटी के बारे में बाद में बताने का सोचती है और उन सब के साथ बात करने लगती है। और वहीं रेखा जी बातों में इतना ध्यान ना देकर अपनी दोस्त मीरा के आने का इंतज़ार करते हुए हॉल के गेट पर देख रही होती है। प्रिया जी रेखा जी को ऐसे देखकर समझ जाती है कि रेखा जी अपनी दोस्त मीरा जी का इंतज़ार कर रही है, तो वो उन सब के बीच में से निकलकर रेखा जी को अपने साथ वहाँ से एक तरफ ले जाती है। आदित्य और अवनी सबकी तरफ आ जाते हैं। तभी अवनी की नज़र पार्थ पर जाती है, तो वो जल्दी से आदित्य की तरफ देखकर मुस्कुराकर पार्थ की तरफ बढ़ जाती है। अवनी को ऐसे मुस्कुराते हुए जाता देखकर आदित्य उसके साथ जाने लगता है, पर जब आदित्य की नज़र सामने पार्थ पर जाती है तो वो आदित्य वहीं रुक जाता है और अवनी पार्थ की तरफ बढ़ जाती है। अवनी पार्थ के सामने आकर किसी छोटे बच्चे की तरह उसके गले लग जाती है। वहीं पार्थ अवनी को अभी भी बच्चों जैसा बिहेव करता देखकर मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रख देता है। संभव और निशि भी मुस्कुराते हुए पार्थ और अवनी को देख रहे होते हैं। पार्थ अवनी को खुद से दूर खड़ा करके नाराज़गी से बोला, कहाँ थी अब तक, कब से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं हम सब। पार्थ की बात सुनकर अवनी निशि और संभव को देखकर मुस्कुराते हुए उनसे गले लग जाती है। संभव अवनी को देखकर बोला, अवनी आज सच में तुम बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रही है, सिंड्रेला स्नो वाइट जैसी। संभव की बात सुनकर अवनी हंसने लगती है। पार्थ अवनी को हंसता देखकर बोला, अवनी बताना तू अब तक कहाँ थी? पता है हमारे साथ मम्मा भी आई है, उनको भी तुझसे मिलना है। पार्थ की बात सुनकर अवनी एक पल हंसते हंसते चुप हो जाती है, फिर चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली, पार्थ मुझे भी मिलना है आंटी से, कहाँ है वो? पार्थ अवनी को गौर से देखते हुए बोला, अवनी कुछ हुआ था क्या? तू अभी थोड़ी देर पहले रो रही थी क्या? अवनी सच सच बता, क्या हुआ था? किसी ने कुछ कहा तुझे? बोलना अवनी। पार्थ के इस तरह पूछने से संभव और निशि गौर से अवनी को देख रहे होते हैं। अवनी पार्थ की बात सुनकर बात बदलते हुए बोली, पार्थ मुझे तुमसे मिलना ही नहीं चाहिए, तुम मुझे बताओ आंटी कहाँ है, मैं उनसे। पार्थ अभी भी एकटक अवनी को देख रहा होता है और समझ भी रहा होता है कि अवनी अभी भी कुछ भी उसको बताना नहीं चाहती है, इसीलिए वो ज़्यादा कुछ ना बोलकर अवनी की बात का जवाब देते हुए बोला, मम्मा मिस्टर और मिसेस प्रताप सिंह को विश करने गई है। अवनी पार्थ को बोली, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सबको विश नहीं करना दादाजी और दादी माँ को? निशि और संभव मुस्कुराते हुए बोले, हम दोनों तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, अब तुम आ गई हो तो साथ में ही चलते हैं। अवनी दोनों की बात सुनकर मुस्कुरा देती है, पर पार्थ अभी भी एकटक अवनी के चेहरे को देखकर समझने की कोशिश कर रहा होता है। असल में जब कभी भी हम रोते हैं तो मम्मा पापा सब कुछ समझ जाते हैं, ठीक वैसे ही पार्थ अवनी के लिए हर कदम पर एक मम्मा पापा और भाई दोस्त बनकर चला है, तो वो कैसे नहीं जानता कि उसकी अवनी अभी थोड़ी देर पहले रो रही थी। अवनी उन सबको अपने साथ ले जाती है, पर पार्थ अभी भी अवनी को देखकर अपनी सोच में डूबा हुआ वहीं खड़ा होता है, तो अवनी उसके हाथ को पकड़कर अपने साथ खींचते हुए उसे गले लगा लेती है। पार्थ अवनी के इस तरह खींचने से होश में आकर मुस्कुराते हुए उन सब के साथ चलने लगता है। वहीं केटी जब अवनी को आदित्य से दूर जाता देखती है तो चेहरे पर शैतानी मुस्कान लेकर आदित्य के पास खड़ी हो जाती है। आदित्य अवनी के जाने के बाद भी एकटक अवनी को ही देख रहा होता है और हमेशा की तरह इस बार भी उसके चेहरे पर शून्य भाव ही होते हैं। केटी इसी बात का फ़ायदा उठाकर आदित्य के साथ एकटक अवनी को देखते हुए बोली, देखा कैसे दोनों एक दूसरे के गले लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है
जैसे दो प्रेमी बहुत समय बाद एक दूसरे से मिल रहे हों, और जब आज दोनों एक दूसरे के सामने हैं तो दोनों ही अपने ऊपर काबू नहीं कर पा रहे। एक नज़र आदित्य को देखती है। इस समय बहुत ज़्यादा कठोरता नज़र आ रही होती है आदित्य के फेस पर, जिसकी वजह से आदित्य की आंखों में कठोरता होती है। केटी की बात सुनकर नहीं, बल्कि केटी का अवनी के बारे में गलत बोलना आदित्य की आंखों में कठोरता ला रहा होता है। पर जब वो एक टक अवनी को देख रहा होता है, केटी को लगता है आदित्य अवनी और पार्थ को देखकर गुस्से में अवनी को अपने से दूर कर देगा और नशा कर उसे अपनी बाहों में ले लेगा। ये सब सोचते हुए वो मुस्कुरा रही होती है। पर जब काफ़ी समय तक आदित्य कुछ नहीं करता तो वो एक बार फिर आदित्य को देखती है, जो अभी भी अवनी और पार्थ की तरफ देख रहा होता है। केटी को सोचकर आदित्य के हाथ को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, हर लड़की उसकी तरह धोखेबाज वो आदित्य के हाथ को छूने ही वाली होती है। इतना बोलते हुए इतने में आदित्य का बॉडीगार्ड केटी को ज़ोर से धक्का दे देता है। वो जाकर ज़मीन पर गिर जाती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि केटी कुछ समझ ही नहीं पाती और वह मुंह के बल सबके सामने पार्टी में गिर जाती है। सबकी नज़रें केटी पर चली जाती है। केटी रोने जैसी शक्ल बनाकर आदित्य की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोली, मिस्टर प्रताप सिंह, देखिए कैसे आपके बॉडीगार्ड्स ने मुझे धक्का दे दिया। इतना बोलकर वो अपनी आंखों में आंसू लाती है और आदित्य के सामने अपना हाथ करती है। असल में केटी जैसे ही गिरती है वैसे ही उसका चेहरा गुस्से से तिलमिला जाता है, पर वो इस मौके पर भी आदित्य को पाने के लिए जानबूझकर रोने लगती है, जिससे आदित्य एक बार उसका हाथ पकड़कर खड़ा करे और जिससे केटी जल्दी से आदित्य के हाथ को पकड़कर खड़ी होते हुए आदित्य के सीने से चिपक जाए। केटी के इस कदर रोने और दर्द से तिलमिलाने पर भी आदित्य एक बार भी केटी की तरफ नहीं देखता। वहीं वो बॉडीगार्ड आदित्य के बाजू में अभी भी सर झुकाए खड़ा होता है। इतने में वहाँ अवनी, पार्थ, निशी और संभव भी आ जाते हैं। अवनी एक नज़र गिरी हुई केटी को देखकर चेहरे पर मुस्कान लाकर आदित्य की आंखों में देखती है, जो पहले से ही उसे देख रहा होता है। वो पार्थ को एक नज़र देखकर आदित्य के पास आकर आदित्य के हाथ को पूरे हक से पकड़कर उस बॉडीगार्ड से बोली, भैया देखिए, ये मैम शायद किसी की वजह से गलती से गिर गई है। आप कुछ लोगों को बुलाकर मैम को एक अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाकर चेक करवा देना, फिर मैम को आराम से इनके घर छोड़ देना। इतना बोलकर वो केटी को थोड़ा गुस्से से बोली, वैसे मैम, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप इनको बोल सकती है। इतना बोलकर ही एक नज़र केटी पर डालकर आदित्य को अपने साथ वहाँ से ले जाती है। वहीं वो बॉडीगार्ड्स सर झुकाए जी मैम बोलकर केटी को उठाने के लिए कुछ बॉडीगार्ड्स को बुला लेते हैं। वहीं आदित्य के चेहरे पर अवनी को अपने ऊपर हक जताता देखकर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है और आंखों में एक चमक। वहीं अवनी और आदित्य को इस तरह देखकर पार्थ, निशी और संभव हैरानी से एक दूसरे को देखकर आदित्य और अवनी के पीछे चले जाते हैं। केटी आदित्य को अवनी के साथ ऐसे जाता देखकर गुस्से से खुद ही उठकर उन सब बॉडीगार्ड्स को एक नज़र देखकर बोली, फिर उन सब मेहमानों को गुस्से से घूरकर देखकर कहा और खुद ही पैर पटक कर पार्टी हॉल से बाहर चली जाती है। केटी के जाते ही पार्टी में लोग केटी के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। प्रिया जी रेखा जी को अपने साथ लेकर सबके बीच में से निकलकर एक तरफ चली जाती है। रेखा जी प्रिया जी की तरफ देखकर बोली, प्रिया दी, कहाँ ले जा रही हैं आप मुझे? प्रिया और रेखा जी को एक कोने में खड़ा देखकर बिना बताए घुमाए, देखो रेखा, छोटी नहीं आने वाली है तो तुम बार बार गेट की तरफ मत देखो। असल में प्रिया जी को बार बार रेखा जी का गेट की तरफ देखना अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि वो समझ जाती है कि रेखा जी गेट की तरफ मीरा का ही इंतज़ार कर रही है। प्रिया जी की बात सुनकर रेखा जी मायूस होकर बोली, प्रिया दी, क्या मीरा यहाँ नहीं आई है या वो मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैं उससे अब तक एक बार भी नहीं मिलने गई? रेखा जी की बात सुनकर प्रिया जी की आंखों में नमी आ जाती है। वो अपना चेहरा फेर लेती है। रेखा जी अपनी बात आगे करते हुए बोली, प्रिया दी,
आप मुझे नंबर दे दीजिए, मैं खुद मीरा को कॉल कर यहाँ आने को कहूँगी। रेखा की बात सुनकर प्रिया जी थोड़े दर्द और गुस्से से बोली, नहीं आएगी वो, कभी नहीं आएगी, बहुत दूर चली गई है हम सब से। इतना बोलते बोलते वो रो पड़ती है। प्रिया जी के कहने का मतलब समझ और इस तरह टूटकर रोना देखकर रेखा जी समझ जाती है कि अब उनकी दोस्त मीरा इस दुनिया में नहीं है। ये जान के उनके पैर भी डगमगाने लगते हैं। तभी महेंद्र जी उन्हें पीछे से थाम लेते हैं। रेखा जी महेंद्र जी को अपने पास देखकर उनके गले लगकर रो पड़ती है। वहीं प्रिया जी महेंद्र जी को वहां देखकर खुद को संभालकर मुंह फेरकर खड़ी हो जाती है। असल में महेंद्र जी रेखा जी और प्रिया जी को ऐसे अचानक से जाता देखकर उनके पीछे पीछे आ जाते हैं और प्रिया जी की कही हुई बात को वो भी सुन लेते हैं। उनकी आंखों में भी मीरा के जाने का दुख दिख रहा होता है। महेंद्र जी रेखा को थोड़ी देर में शांत करवा देते हैं। प्रिया जी महेंद्र जी और रेखा जी की तरफ पलटकर आंखों में नमी और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए रेखा जी से बोली, रेखा मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी छोटी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने वाली हो। वो हमेशा से चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से हो। प्रिया जी की बात सुनकर महेंद्र जी और रेखा जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। प्रिया जी अपनी बात आगे बढ़ाकर बोली, सच में रेखा मैं बहुत खुश हूँ। प्रिया की बात को बीच में रोकते हुए महेंद्र जी बोले, प्रिया तुम गलत सोच रही हो। आदित्य किसी और से प्यार करता है और हम सब इस पार्टी के बाद उस लड़की के परिवार वालों से बात करेंगे। महेंद्र जी की बात सुनकर प्रिया जी हैरानी से बोली, क्या आदित्य अवनी से प्यार नहीं करता? क्या आदित्य की शादी अवनी से नहीं होगी? प्रिया जी की बात सुनकर रेखा जी और महेंद्र जी पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। तो रेखा जी ही अपनी हैरानी मिटाते हुए बोली, प्रिया दी क्या आप अवनी की ही बात कर रही है? आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।